हाँ जी, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू बच्चा पार्टी स्टूडेंट्स। आज मैं एक नया यूनिट स्टार्ट करने वाला हूं एंड दैट यूनिट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। वो यूनिट है हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हमें पढ़ना है, जो क्लास 10th में हम जिसका एक छोटा सा पार्ट हम स्टडी करके आ चुके हैं बेटा, जिसका एक छोटा सा पार्ट हमने पढ़ा है क्लास 10th में। आज हम उसको एक्सप्लेन फॉर्म में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो बेटा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब तक आप लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैट को। इलेक्ट्रोस्टैट का मतलब है स्टैटिक चार्जेस को, ठीक है, या आप कह सकते हैं चार्जेस दैट रेस्ट, ठीक है, आपने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा। तो जब चार्जेस आपके रेस्ट में होते हैं तब वो क्या क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं, ये बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चार्जेस जब रेस्ट में होते हैं तब वो फोर्स लगाते हैं। चार्जेस जब रेस्ट में होते हैं तो उनका फील्ड होता है। चार्जेस जब रेस्ट में होता है तो उनका पोटेंशियल होता है, उनका कैपेसिटेंस होता है। यानी कि जब चार्ज आपका रेस्ट में होगा तो वो कितनी प्रॉपर्टी शो करता है, ये सारी की सारी बातें आप लोगों ने पढ़ रखी हैं। कहाँ पे? इलेक्ट्रोस्टैट में। कहाँ पे पढ़ रखी है? इलेक्ट्रोस्टैट में आपने पढ़ रखी है, ठीक है। आज आपके पास कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैं आपको बता दूं कि जब आप इलेक्ट्रोस्टैट को आपने पढ़ा तो उसके जस्ट बाद आपने स्टडी किया करंट इलेक्ट्रिसिटी को, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने क्या पढ़ा कि चार्जेस आपके मोशन में थे, और जब वो मोशन में थे तो करंट कंस्टिट्यूट कर रहे थे। जब वो मोशन में थे तो करंट कंस्टिट्यूट कर रहे थे, और जब वो मोशन में थे तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स भी आ गया है, जैसे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, जैसे कि कार्बन कलर कोड, आपने रेजिस्टेंस की टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी, जैसे रेजिस्टेंस को फाइंड करने के डिफरेंट डिफरेंट वेज, जिसमें व्हीटस्टोन ब्रिज भी था, किरचॉफ के लॉज भी थे, ठीक है, और उसके साथ साथ पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज भी आपने पढ़ा है। आज हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? आज हमारा कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, देखिए यहां सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑरेस्टेड ने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि देयर इज सम रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच कुछ ना कुछ रिलेशन है। मैं आपको एक याद करवाने के लिए एक जनरल सी थोड़ी बातें बताता हूं कि ऑरेस्टेड ने क्या किया कि एक इस तरह की बार मैग्नेट ली और उस बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया, ठीक है। तो ये बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल और ये बार मैग्नेट का साउथ पोल, यहाँ बीच में इसे धागे से बांधा ऐसे, ठीक है, और धागे से बांध के फ्रीली सस्पेंड कर दिया इसको ऐसे, धागे से बांधा और बांध के उसे फ्रीली सस्पेंड कर दिया यहां से ऐसे, ठीक है, किसी स्पोर्ट से इस तरह से। अब उसको रोटेट किया और रोटेट करके उसने क्या किया? छोड़ दिया। तो उन्होंने कहा कि अगर हम इसको कितना भी रोटेट क्यों ना कर लें, ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही पॉइंट करता है। उन्होंने ये बात बतानी थी। उन्होंने इस तरह से माइक पकड़ा हुआ था, ये वायर है, वायर से करंट आ रहा है और यहां से माइक जुड़ा हुआ था, ठीक है। मान लीजिए मैं आपको एक याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे माइक था इस तरह से, ठीक है, और ये वायर था जिसमें से करंट फ्लो कर रहा था ऐसे, आई, ठीक है, आई करंट था जो उसमें से फ्लो कर रहा था, ठीक है ना। देखिए अब क्या होता है कि वो ये बात बता रहे थे, यहाँ पे खड़े होकर वो लेक्चर दे रहे थे, और वो अपने लेक्चर में ये बात बता रहे थे कि बार मैग्नेट को कितना भी आप रोटेट क्यों ना कर लें, वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही पॉइंट करता है। वो ये बात बता रहे थे, तो इस बात को वो कहीं ना कहीं अर्थ के मैग्नेटिक बिहेवियर के साथ जोड़ रहे थे, ठीक है। वो आपको ये बात बता रहे थे कि बार मैग्नेट को कितना भी रोटेट क्यों ना कर ले, वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही पॉइंट करता है। वो ये चीज समझाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। अब क्या होता है कि एकदम से लाइट चली जाती है, एकदम से जैसे ही लाइट गई वैसे ही बार मैग्नेट में क्या होता है? डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। बार मैग्नेट में क्या होता है? डिफ्लेक्शन होता है। अब आपको पता है अगर साइंटिस्ट यहाँ पे लेक्चर दे रहा है तो ऑफ कोर्स जनरेटर वाले तो पीछे तैयार ही खड़े होंगे, है ना। तो उन्होंने एकदम से जनरेटर ऑन किया, जनरेटर ऑन करते ही लाइट फिर से आई,
जब फिर से लाइट स्विच ऑन हुई तो फिर क्या था, डिफ्लेक्शन था, ठीक है, फिर डिफ्लेक्शन था, बार मैग्नेट में फिर डिफ्लेक्शन था। तो उन्होंने हाथों हाथ माइक छोड़ा और छोड़ के वो निकल गए। अब उन्होंने जाके ये देखा कि जब मैं करंट को स्विच ऑन करता हूं या जब मैं ऑफ करता हूं, ठीक है, या तो मैं ऑन करता हूं या मैं ऑफ करता हूं, तब बार मैग्नेट में क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है। तब बार मैग्नेट में क्या होता है बेटा, डिफ्लेक्शन होता है। बार मैग्नेट में डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है ना, बार मैग्नेट में डिफ्लेक्शन होता है। अब उसने ये बात सोची कि करंट है तो उसका क्या होगा, उसका तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को तो अफेक्ट नहीं कर सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट नहीं कर सकता, मैग्नेटिक फील्ड को तो मैग्नेटिक फील्ड ही अफेक्ट कर सकता है। तो 100% श्योर है कि जब करंट इस ओपन वायर से फ्लो करता है तो इसके चारों ओर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक बिहेवियर होता है जो इसके मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। दैट्स व्हाई दिस नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड। हाँ जी, ये बात जो मैंने बोली है कितने बच्चों को समझ में आया। मैंने कहा कि ऑरेस्टेड ने ये बात कही कि व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द ओपन वायर it shows magnetic behavior around it, and due to that magnetic behavior this bar magnet gets deflected। ठीक है, ठीक है, हाँ जी, ईशान, ईशान कह रहा है हाँ जी आइए सर समझ में। और किसी बच्चे को समझ में आई है? दोबारा से सुनो मेरी बात, ठीक है, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि व्हेन करंट फ्लो थ्रू द ओपन वायर, जब करंट फ्लो करता है किसी ओपन वायर से तो इट शोज मैग्नेटिक इफेक्ट अराउंड इट, ये अपने चारों ओर मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। दैट्स व्हाई a magnetic needle gets deflected when it is placed in the region of this field। भाई मान लो आप इस रीजन में कोई बार मैग्नेट रख दें तो वहां उसके लिए डिफ्लेक्शन होगा ही होगा, उसने ये बात कही। ओके बेटा, कोई बात नहीं बच्चा, ठीक है। अब देखो बेटा, मैंने अपनी बात को किस तरह से प्रेजेंट किया आप लोगों के सामने। मैंने ये कहा है कि जब करंट का फ्लो होता है किसी ओपन वायर से तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। जब करंट का फ्लो होता है ना किसी ओपन वायर से तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है कुछ ना कुछ, ठीक है। इस बात को ऑरेस्टेड ने हमें अपने एक एक्सपेरिमेंट से रिप्रेजेंट भी करने की कोशिश करी। कोशिश क्या करी, बिल्कुल उन्होंने हमारे सामने रखी ये बात, ठीक है, और उस बात को यूनिवर्सली एक्सेप्ट भी किया गया, ऐसा नहीं है कि उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंटल प्रेजेंटेशन में किस तरह से प्रेजेंटेशन अपनी दी या अपना एक्सपेरिमेंटल प्रेजेंटेशन किस तरह से हमारे सामने रखा। देखिए देखिए बच्चा, मैं आपको इसको सिंपल भाषा में समझाता हूँ, ठीक है, मैं अपने हाइपोथेसिस लगाता हूँ यहाँ पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे ये नोट करने के काम आएगा आपके, ठीक है। मैं अपने ही कुछ अलग ही, आपको पता है ना मेरे 10 टर्म्स जो होते हैं वो अलग ही होते हैं, ठीक है। तो मैं ऑरेस्टेड की जो बात है, ठीक है, वो आपके सामने रख रहा हूं बट अपने तरीके से, ठीक है, बट अपने तरीके से। ऑरेस्टेड ने क्या कहा कि मेरे पास ये एक ओपन वायर है जिसमें से करंट का फ्लो हो रहा है, ये एक ओपन वायर है जिसमें करंट का फ्लो हो रहा है, और करंट का जो फ्लो हो रहा है वो साउथ टू नॉर्थ हो रहा है। ये देखिए साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये साउथ डायरेक्शन है, ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है, और यहाँ पे करंट का फ्लो हो रहा है आई, ठीक है। हमने इसके पास रखी क्या, एक कंपास, कंपास ये देखिए, ठीक है, इसमें भी दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल पायोवेटेड एंड पे, इस तरह से यहां रखी है हमने कंपास, ठीक है। ये है एक्चुअल में ये बार मैग्नेट की तरह ही काम करती है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है, ठीक है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल। तो हमने क्या देखा कि जैसे ही करंट फ्लो हुआ इसमें से बार मैग्नेट गेट्स डिफ्लेक्टेड, ठीक है, इसमें डिफ्लेक्शंस हुए, इसमें डिफ्लेक्शन हुई, इसका मीनिंग ही तो हमने कहा कि देयर इज सम रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म।
इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच कुछ ना कुछ रिलेशन है, तभी तो हमने कहा। तो इसमें जो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन थी उसको हमने SNOW रूल से रिप्रेजेंट किया, SNOW रूल से रिप्रेजेंट किया। SNOW का क्या मतलब था कि इफ करंट फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, करंट का फ्लो होता है कहां से कहां तक, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, देन एन से स्टार्ट कर दो बेटा, देन एन से स्टार्ट करो, देन नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट will deflect towards west, will deflect towards west, towards west, लास्ट वर्ड है W, तो इसका मतलब है will deflect towards west। अब आपको पता है ना चारों की चारों डायरेक्शन, आप सभी बच्चों को पता होंगी, अगर नहीं पता है तो मैं एक बार बता देता हूं आपको चारों की चारों डायरेक्शंस। ये है भाई आपके ईस्ट, ये है आपका वेस्ट, ये है आपका नॉर्थ, और ये है आपके पास साउथ। तो विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होने का मतलब है ये नीचे की तरफ नॉर्थ पोल क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। हाँ, अगर मैं डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर दूं, मतलब नॉर्थ टू साउथ कर दूं, तो नॉर्थ पोल किसकी तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, ईस्ट की तरफ क्या करेगा बेटा, डिफ्लेक्ट करेगा। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर या ओपन वायर इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। देखो बच्चा पार्टी, राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि इफ थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इफ थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करता है थंब, तो कर्ल ऑफ फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेगा, कर्ल ऑफ फिंगर्स will represent the direction of magnetic field, magnetic field। अब आप देखो कि आपके सामने जो कंडक्टर है, ठीक है, जिसमें करंट का फ्लो कहां से कहां हो रहा है, साउथ टू नॉर्थ, तो कर्ल ऑफ फिंगर कहां आ रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज आ रही है या क्लॉकवाइज आ रही है, ध्यान से देखो, एंटी क्लॉकवाइज आ रही है या क्लॉकवाइज आ रही है, ये एंटी क्लॉकवाइज आ रही है, मतलब इसकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो बेटा, ये डायरेक्शन हुई, ठीक है, और इन्होंने ये भी कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ डिक्रीज होता जाएगा। लेकिन एक बात इन्होंने साथ साथ और भी कही, इन्होंने ये बात कही कि इस कंडक्टर के ऊपर, यानी कि इस कंडक्टर के इस पॉइंट के इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, जीरो रहेगा। इसके ऊपर क्या रहेगा, जीरो रहेगा। इसके बिल्कुल ऊपर अगर हम बात करें ना, बिल्कुल ऊपर, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, जीरो रहेगा। इस कंडक्टर के ऊपर जस्ट ऊपर, ठीक है ना, क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड जीरो रहेगा। हाँ, अगर आपके पास सिलेंड्रिकल शेप है, स्फेरिकल शेप है, तो उसकी बातें कुछ अलग होंगी, वो बातें भी मैं आपको बता दूंगा आगे, ठीक है। लेकिन इनिशियली आप ये मान के चलिए कि इस कंडक्टर के जस्ट ऊपर अगर कोई पॉइंट लेते हैं और आपसे पूछता है कोई मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो वो आपके पास क्या होगा बेटा, जीरो होगा। हाँ, इस सर्कल के किसी भी पॉइंट पे अगर आपने इसी की इंक्रीजिंग डायरेक्शन में अगर नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, मान लीजिए यहीं पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया आपने, ये नॉर्मल ड्रॉप किया आपने यहाँ पे किसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आपने मान लीजिए नॉर्मल ड्रॉ किया इस सर्कल पे, तो दैट नॉर्मल विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, दैट नॉर्मल विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अब देखो जी, ऑरेस्टेड ये बातें कर रहे थे सारी की सारी, ठीक है, ऑरेस्टेड ये बातें कर रहे थे। ऑरेस्टेड से लोगों ने पूछा कि सर जी आप जब से कह रहे हो कि व्हेन करंट फ्लो थ्रू द ओपन वायर इट शोज मैग्नेटिक इफेक्ट, तो मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट होता कितना है, उसकी अमाउंट कितनी होती है। भाई मान लो अगर मैं आपको कह दूं कि ये आपके पास ओपन वायर है, ये एक वायर है जिसमें से करंट का फ्लो हो रहा है,
तो आप हमें बताइए कि इतने डिस्टेंस पे, मान लीजिए यहां से r डिस्टेंस पे चल के मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। वो ऑरेस्टेड कहते हैं कि यार ये बात तो मैं नहीं बता सकता, ठीक है। ऑरेस्टेड ने कहा नहीं जी ये बात मैं नहीं बता सकता, हाँ मैं डायरेक्शन बता सकता हूँ। आप बच्चों ध्यान से देखो कि अगर करंट का फ्लो यहाँ पे हो रहा है, मैं अपनी वीडियो ऑन कर रहा हूँ, आप मुझे देखो ध्यान से, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कि मैं ऐसे करता हूँ थंब, ये थंब पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ऐसे, तो कर्ल ऑफ फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे, ठीक है। तो अगर मान लो आपसे कोई यहाँ पूछे, यहाँ किसी पॉइंट पे पूछे कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है कि आउटवर्ड है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, थंब किसकी डायरेक्शन में रखोगे, करंट की डायरेक्शन में। तो कर्ल ऑफ फिंगर कहाँ आ रही है, इस पॉइंट पे अंदर की तरफ जा रही है उंगलियां, ऐसे जा रही है ना उंगलियां, ऐसे जा रही है उंगलियां अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ क्या रहेगी, इनवर्ड रहेगी। हाँ, अगर यहाँ पूछे, जैसे कि यहाँ अगर किसी पॉइंट यहाँ पे पूछे, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी रहेगी, मेरी उंगलियां किस तरफ आ रही है, इस तरफ आ रही है, तो आउटवर्ड डायरेक्शन रहेगी मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है, आउटवर्ड। यानी कि यहाँ इस पॉइंट पे अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड रहने वाला है अंदर की तरफ, और अंदर की तरफ जो रहेगा उसको मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट करूंगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे रहेगा इनवर्ड्स। राइट हैंड थंब रूल से देखा है हमने ये, ठीक है, इनवर्ड्स। और अगर इस तरफ आ जाऊं तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी आउटवर्ड्स। तो आउटवर्ड के लिए मैं डॉट यूज कर रहा हूं और इनवर्ड के लिए मैं क्रॉस यूज कर रहा हूं। आपने देखा होगा, आप कोई भी पेंच जब टाइट करते हो, स्क्रू टाइट करते हो, तो उसका क्रॉस सेक्शन होता है ना, वो अंदर की तरफ जाता होता है ना क्रॉस सेक्शन। तो मैंने क्रॉस सेक्शन दिखा दिया इनवर्ड और आउटवर्ड। जैसे कि मान लो मैं आपको ये पेन फेंक के मार रहा हूँ आपकी तरफ, ठीक है, तो इसका डॉट आपकी तरफ आ रहा है, ये देखो ध्यान से देखो, आपका आपकी तरफ आ रहा है ये डॉट, ठीक है ना। तो ये डॉट आपकी तरफ आ रहा है, तो मैंने आउटवर्ड के लिए डॉट वर्ड यूज किया है और इनवर्ड के लिए मैंने क्रॉस वर्ड यूज करा है, ठीक है। अब बात करते हैं जी, ऑरेस्टेड ने ये तो बता दिया कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके चारों ओर मैग्नेटिक फोर्स हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स तो एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अब मैग्नेटिक फोर्स होगी कितनी, या आप ये बताइए कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, मतलब सिंपल भाषा में बात कर रहा हूं, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो ही वाज अनेबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, वो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाए। इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए दो भाई आए और दोनों भाइयों ने कहा कि ऑरेस्टेड जी आप टेंशन ना लो, हम बताएंगे इसका आंसर। उन दोनों लोगों का नाम था बियोट एंड सेवर्ट, बियोट एंड सेवर्ट, सेवर्ट, बियोट एंड सेवर्ट। उन्होंने अपना लॉ दिया बियोट सेवर्ट्स लॉ। उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल भी ना घबराएं, बिल्कुल भी टेंशन ना लें, हम एक ऐसा लॉ बनाएंगे जिसमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम आपको बता गई मानेंगे, ठीक है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं बियोट सेवर्ट्स लॉ, जो एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताएगा हमें, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें बताएगा, मतलब उसकी वैल्यू कितनी होगी, ये बात हमें बियोट सेवर्ट्स लॉ से पता चलने वाली है, ठीक है ना बेटा। तो तैयार रहिए बेटा, आपके पास पहला फॉर्मूला आ रहा है चैप्टर का, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, आप ये मानिए कि पूरा का पूरा चैप्टर इस फॉर्मूला पे डिपेंड करता है। अब मेरे पास कॉन्सेप्ट है बियोट सेवर्ट्स लॉ, ठीक है, क्योंकि ऑरेस्टेड जी जितना कर सकते थे उन्होंने अपनी तरफ से मैक्सिमम किया। अब बारी आती है जी बियोट एंड सेवर्ट की, उन्होंने भी काफी अच्छा उनका यहाँ पे रोल रहने वाला है, क्योंकि पूरा चैप्टर उनके इस फॉर्मूला पे डिपेंडेंट होगा। मेरा है कॉन्सेप्ट बियोट सेवर्ट्स लॉ, सेवर्ट्स लॉ, ठीक है बेटा, बियोट सेवर्ट्स लॉ मेरा आर्टिकल है। देखो बेटा, ये आर्टिकल जब मैं लिखता हूं तो सबसे पहले मैं इसका एक्सप्रेशन लिख देता हूं, ताकि आप इस एक्सप्रेशन को याद कर लो, आपको ये एक्सप्रेशन याद हो जाए। इन्होंने dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये दिया कॉन्सेप्ट, ठीक है। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया dB दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा, आइडियल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये कॉन्सेप्ट दिया भाई dB,
dB is the small magnetic induction, ठीक है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हो आप, ड्यू टू ए स्मॉल करंट कैरिंग लेंथ एलिमेंट। करंट कैरिंग लेंथ एलिमेंट कौन है? आइडियल, ठीक है। और ठीक है, एट सम डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है हमारे पास? r डिस्टेंस है। और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है? मैग्नेटिक कांस्टेंट है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है? मैग्नेटिक कांस्टेंट है। जैसे कि इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना था आपका? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था ना इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक कांस्टेंट था। तो इसका मतलब क्या है कि एप्सिलॉन नॉट वर्ड किससे जुड़ा हुआ था? इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़ा हुआ था एप्सिलॉन नॉट वर्ड। तो म्यू नॉट वर्ड किससे जुड़ा हुआ है? म्यू नॉट वर्ड आपका जुड़ा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड से, आप ये बात याद रखना, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड से। और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? आपको पता होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाते हैं, ईएम वेव। और ईएम वेव की जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, आपको पता होगा। इसकी जो स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो मैं आपको बता दूं कि उसका फॉर्मूला इन दोनों से ही बनता है। कैसे बनता है? c = 1/√μ0 ε0। अब सोचने वाली बात है कि μ0 चीज क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि μ0 जो है वो है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। एब्सोल्यूट permeability of free space, permeability of free space वो था भाई परमिटिविटी, कि परमिट कितना करता है। इसमें है परमिएबल, कि वो परमिएबल कितना है, अपने में से पास कितनों को करने दे सकता है, ठीक है। या आप कह दीजिए कि उसकी खुद की क्षमता कितनी है, ठीक है, परमिएबल कितना है। तो इसकी वैल्यू होती है जी 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला, ठीक है, मीटर और पर एम्पियर। टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये इसकी यूनिट बनती है। तो ये है बेटा परमिएबिलिटी जो मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ा हुआ है। अब म्यू नोट अपॉन 4 पाई क्या है बेटा? म्यू नोट अपॉन 4 पाई अगर मैं ले लूं तो ये पूरा बनता है क्या? मैग्नेटिक कांस्टेंट, मैग्नेटिक कांस्टेंट, मैग्नेटिक कांस्टेंट। और इस पूरे की वैल्यू कितनी है बच्चा? इस पूरे की वैल्यू है 10⁻⁻7। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है बेटा टेस्ला, ठीक है, मीटर पर एम्पियर। ये वही टेस्ला है जिसने स्वामी विवेकानंद की क्लासेस ज्वाइन करी थी, ठीक है, जिसको उन्होंने गाइड किया था, ठीक है। हमारे इंडियन जो रहे हैं विवेकानंद जी, तो उनकी क्लासेस ज्वाइन करी थी इन्होंने, ठीक है। मैंने यही पढ़ा है कि टेस्ला ने उनकी क्लासेस ज्वाइन करी थी, ठीक है। आप बता दो भाई अगर किसी बच्चे ने और भी पढ़ा है तो टेस्ला के बारे में, ठीक है। टेस्ला उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी पे ही काम कर रहे थे जिस टाइम इन्होंने विवेकानंद से कुछ ज्ञान हासिल किया, ठीक है। और ये माना जाता है कि जितने भी जो साइंटिस्ट हैं कहते हैं कि साइंटिफिक वर्क है हमारे इंडिया की जो कल्चर है उसमें बहुत सारी, मतलब जैसे वेद की बात करी जाती है तो वेदों में या पुराणों में कुछ छुपा हुआ है, ऐसी बातें होती है। चलो इसको हम छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं इस बात। देखो जी मैंने क्या कहा, मैग्नेटिक कांस्टेंट है हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जिसकी वैल्यू है 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है ना, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है, ठीक है। तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर। देखिए अब सुनो मेरी बात कि हमने क्या कहा कि डीबी, डीबी का मतलब है स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। मतलब आपके पास ना बेटा एक अनडिफाइंड है कोई, मतलब मैं स्ट्रेट वायर नहीं ले रहा, मैं कोई एक डिफाइंड शेप नहीं ले रहा, इस तरह की एक शेप का वायर है एक्स वाई। इस वायर में से करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है, इस तरह से यहां से करंट का फ्लो हुआ है, ऐसे इस डायरेक्शन में मान लीजिए करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसे। तो यहां से एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट हमने पिक कर लिया, यहां से उठाया एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है कितना I, और जिसकी लेंथ है dl, ठीक है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है I और इसकी लेंथ है बेटा dl, dl इसकी लेंथ है और I इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इससे r डिस्टेंस पे चल के
ठीक है, इससे हमने r डिस्टेंस पे चल के, यहां से मैं r डिस्टेंस पे गया और r डिस्टेंस पे किसी पॉइंट p पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, किसी पॉइंट p पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये यहां से r डिस्टेंस पे लाई करता है, ये सेंट्रल पॉइंट हमने मान लिया O, और dl और r के बीच का जो एंगल मानना है वो हमने मानना है थीटा। थीटा क्या है बेटा? एंगल बिटवीन dl एंड r, एंगल बिटवीन dl एंड r, dl और r के बीच में एंगल जो है वो हमने माना है थीटा। अब देखो भाई, ऊपर मैंने स्टेटमेंट लिख रखी है, ऊपर मैंने जो स्टेटमेंट लिखी है वो स्टेटमेंट है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है बेटा सभी बच्चों को? मेरी आवाज आ रही है बच्चों? थीटा इज एंगल बिटवीन dl एंड r, मैसेज कर दो मेरे को। थीटा जो है वो एंगल है dl और r के बीच का। मैंने लिखा है dp इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर। ठीक है, हाँ जी। तो देखो बच्चा, इसी से आपको कॉन्सेप्ट बनाना है कि मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल लेंथ एलिमेंट dl कैरिंग करंट I, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऑफ कोर्स करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ऑफ कोर्स dl के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ एंगल बिटवीन dl एंड r, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि बियोट-सेवर्ट लॉ भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। अब हमने यहाँ पे साइन थीटा क्यों लिया बेटा? साइन थीटा क्यों लिया? क्योंकि इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, थीटा इज इक्वल टू जीरो, थीटा जीरो होने का मतलब क्या है? पॉइंट P इस कंडक्टर के ऊपर लाई करता है। अगर इस पॉइंट P इस कंडक्टर पे लाई करता है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होना चाहिए? ऑफ कोर्स जीरो होना चाहिए। तो साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है? जीरो। और ठीक है, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन द साइन ऑफ एंगल बिटवीन dl एंड r। क्यों? क्योंकि अगर मैं थीटा जीरो करूं तो मैग्नेटिक फील्ड मेरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो dp बिकम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I dl sin थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर। ठीक है, तो dp इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, और I dl sin थीटा डिवाइड बाय क्या? r square, ideal sin theta divided by r square. This is Biot-Savart's law. Now what should be the direction of magnetic field at point P if we use right hand thumb rule? अब थंब को आप करंट की डायरेक्शन में रखो और पॉइंट P की तरफ हाथ को लेके जाओ, तो P पॉइंट पे आगे उंगलियां अंदर की तरफ जा रही है या बाहर की तरफ जा रही है? चेक, अंदर की तरफ जा रही है, तो अंदर की तरफ जा रही है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पे क्या होगा? इनवर्स डायरेक्शन रहेगी। किसकी? इनवर्स रहेगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी बेटा? इनवर्स रहने वाली है पॉइंट P पे। पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी बेटा? इनवर्ड रहेगी। दविंदर ने आंसर भी कर दिया था, दैट्स वेरी गुड। ठीक है, अब देखो बच्चा, अब हमने क्या कहा कि dB is equal to म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर। ठीक है जी, हमने ये कॉन्सेप्ट बना दिया। अब अगर मैं आप लोगों में से किसी से क्वेश्चन पूछूं तो आपको याद होगा कि ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ क्या था? ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ, एज वी नो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके बराबर था? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये था आपके पास ए बी साइन थीटा के बराबर। तो ए बी साइन थीटा के बराबर था, तो आपके पास आ रहा है आई dl साइन थीटा। तो ये किसके बराबर आना चाहिए? अगर मैं यहां पे पूछूं किसी बच्चे से, हाँ जी अर्शदीप कौर, अर्शदीप कौर, हाँ जी सर। बेटा आई dl साइन थीटा है आपके पास, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो बच्चा? सर अब p वेक्टर इनटू करंट यहाँ पे का। आई है, ये dl है और साइन थीटा है, p वेक्टर कहाँ है यहाँ पे? p वेक्टर बेटा सर नो सर, जो पॉइंट लिया है उसका जो r। है, जो पॉइंट लिया है उसका, हाँ p पॉइंट है, ठीक है। नो सर, वो सर मैग्नेटिक
जो फील्ड है उसका वेक्टर इनटू करंट का वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस प्रोडक्ट। करंट का वेक्टर, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर्ली बेटा। आप मेरे को ये बताइए कि आइडियल साइन थीटा को क्या मैं इससे इक्वेट कर सकता हूं? अगर वहां पे देखूं तो क्या मैं इक्वेट कर सकता हूं? यस सर। कर सकता हूं। इसका मतलब है कि आई वेक्टर क्रॉस डीएल वेक्टर लिख सकता हूं। यस सर। यू आर सेइंग कि आई वेक्टर का क्रॉस डीएल वेक्टर आप लिख सकते हो सर, ठीक है? आप यही कह रहे जी हो? सर। यस सर। अच्छा अच्छा जी, अच्छा चलो मैं किसी और बच्चे से भी पूछ लेता हूँ। महक तुम क्या कहती हो? महक, महक बेटा। हाँ सर इसमें आई आई वेक्टर और डीएल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा। आई वेक्टर और डीएल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा इसमें, है? आर यू श्योर बेटा? यस सर, यस सर। ठीक है, आई वेक्टर और डीएल वेक्टर का। तो अगर मैं आपसे पूछूं महक कि आई एक वेक्टर क्वांटिटी होती है कि स्केलर क्वांटिटी होती है, तो आप मुझे आंसर कर पाएंगे? हाँ जी बोलो, आई एक वेक्टर क्वांटिटी होती है कि स्केलर क्वांटिटी होती है? आप मुझे इस चीज का आंसर कर दीजिए कि आई एक वेक्टर क्वांटिटी होती है कि स्केलर क्वांटिटी होती है? बोलो बच्चा। बोलो बेटा, आई एक वेक्टर क्वांटिटी होती है कि स्केलर क्वांटिटी होती है बच्चे? नहीं बताओगे? चलो मत बताओ जी। वंशिका आप बताओ बेटा, वंशिका, वंशिका। यस सर। हाँ जी वंशिका, आप मेरे को ये बताओ कि आई जो होता है, करंट जो होता है, वो वेक्टर क्वांटिटी होता है कि स्केलर क्वांटिटी होता है? Sir, it is a scalar quantity. अच्छा, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो फिर Yes, sir. आई क्रॉस डीएल लिखना तो गलत हो गया ना? आई तो एक स्केलर Yes, है। sir. It will be dot product. डॉट प्रोडक्ट लिखूं है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता बच्चा। यही बात मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाना चाहता हूँ। सभी बच्चे एक्टिव होके मेरी बात सुने कि मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ बेटा कि ये जो थीटा एंगल है ना, ऊपर मैंने लिखा था इसको, ये थीटा एंगल जो है वो डीएल और आर के बीच का एंगल है। तो इस सिचुएशन में जब आपको ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है ए वेक्टर क्रॉस बी, तो आपको इसे इस तरह से रीराइट करना होगा कि db इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। आप क्या करेंगे, इसको आर से मल्टीप्लाई करेंगे और आर से डिवाइड करेंगे, आर से मल्टीप्लाई करेंगे और आर से डिवाइड करेंगे। यानी कि यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, दिस इज मैग्नेटिक कांस्टेंट, आई डीएल इंटू आर इंटू साइन थीटा और डिवाइड बाय आर की क्यूब, डिवाइड बाय क्यूब ऑफ आर। नाउ यू कैन राइट इट एज डीएल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ? आर वेक्टर के साथ। नाउ सी दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, आई डीएल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आर वेक्टर के साथ, ठीक है, डिवाइड बाय आर की क्यूब। अब देखो बेटा, मैंने डीएल वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट क्यों निकाला है, मतलब क्या क्या चाहता हूं मैं इस बात से? एक बात तो आप हमेशा याद रखिए कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो मीनिंग होता है ना, इसका मीनिंग क्या होता है कि डीएल क्रॉस आर आया है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों की, इनके रिजल्टेंट की डायरेक्शन, इनका जो रिजल्टेंट होगा इसकी डायरेक्शन जो होगी वो परपेंडिकुलर रहेगी, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग डीएल एंड आर, प्लेन कंटेनिंग डीएल एंड आर, प्लेन कंटेनिंग डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। डीएल एंड आर वेक्टर जिस प्लेन में लाई करते हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी इनके रिजल्टेंट की, और इनका रिजल्टेंट कौन आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी? परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग डीएल एंड आर, एंड दैट इज गिवन बाय
किससे? उसको हम स्क्रू रूल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्क्रू रूल। अब स्क्रू रूल क्या कहते हैं, स्क्रू कैसे हम टाइप करते हैं, एक बार सोच के देखो स्क्रू कैसे टाइप करते हैं। जैसे कि ये डीएल है और डीएल के बाद आर, इस साइड में आ रहा है ना, डीएल के बाद आर, तो अगर आप स्क्रू को ऐसे टाइट करते हो तो स्क्रू नीचे की तरफ जाता है या ऊपर की तरफ आता है? सोच के देखो, डीएल इस तरफ है, यहाँ डीएल है और उसके बाद इस तरफ आर है, तो आपने स्क्रू को जो टाइट किया वो इस तरह से किया, तो स्क्रू नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? सोच के देखो, स्क्रू नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, मेरे को ये बताओ भैया। आपने स्क्रू को ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुई ना ये, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप टाइट कर रहे हो स्क्रू को, तो स्क्रू ऊपर आएगा कि नीचे आएगा? सोच के देखो यार अपनी डेली लाइफ में। नीचे, हाँ नीचे। अंशु ने बोला हाँ नीचे, बिल्कुल। अर्शदीप कौर ने बोला नीचे जाएगा सर, बिल्कुल 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 फैक्ट है बेटा, ये नीचे जाएगा। बहुत बढ़िया, नीचे जाएगा मतलब यहाँ पे मैंने डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रखी थी, इनवर्स, नीचे तो रिप्रेजेंट कर रखी थी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब ये प्लेन का क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, जिस प्लेन में मैं बात कर रहा हूँ, जिस प्लेन में मैंने डायग्राम बनाया उसका परपेंडिकुलर नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। ओके गाइस, अब देखो मेरी बात सुनो कि आपने डायरेक्शन को स्क्रू रूल से सीखा बहुत ही आसानी से। मैंने कहा डीएल देखो और फिर आर देखो इधर है कि इधर है, ठीक है ना। तो आपने कहा सर डीएल से आर इधर है, तो मतलब आपका जो घूमना था वो क्लॉकवाइज था, और क्लॉकवाइज जब आप घूमे तो आपका स्क्रू गया नीचे की ओर। तो आपने कहा सर डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन है, उसकी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, डाउनवर्ड डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। दिस इज द कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी कैन गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। नाउ हियर इज थीटा ना, तो अगर मैं थीटा की वैल्यू को 0 डिग्री रख दूं तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, ऑफ कोर्स 0 आएगा, है ना। अगर मैं थीटा को 90 डिग्री रख दूं तो साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है, तो डीबी मेरा क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। तो डीबी क्या है, आपका मैक्सिमम कितनी वैल्यू बनेगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अगर मैं थीटा की वैल्यू रख दूं 270 डिग्री, तो आप बताइए मेरे को साइन 270 की वैल्यू कितनी आएगी, -1। तो डीबी आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा की -1 वैल्यू मिनिमम वैल्यू होती है बेटा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, नेगेटिव साइन लगा दो यहाँ पे, माइनस और आई डीएल डिवाइड बाय आर स्क्वायर। देखो बच्चा एक बात याद रखना, साइन थीटा और कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है +1 और मिनिमम वैल्यू होती है बेटा -1। ये बात आप हमेशा याद रखना बेटा, ये बात आप हमेशा याद रखना कि जहां पे भी साइन थीटा आपको दिखे उसकी +1 वैल्यू जो होगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, चाहे साइन थीटा की बात हो चाहे कोस थीटा की बात हो, ठीक है ना, साइन और कोस दोनों की बात हो, ठीक है। इनकी मिनिमम जो वैल्यू होती है वो होती है -1, -1 जो होती है वो इनकी क्या होती है बेटा, मिनिमम वैल्यू होती है। तो मैंने जहां पे +1 था वहां मैक्सिमम लिख दिया, जहां पे -1 आया वहां पे मैंने क्या लिख दिया बच्चा, मिनिमम लिख दिया, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बता दीजिए मुझे कितने बच्चों को समझ में आया। फटाफट से बताइए बेटा मेरे को कि कितने बच्चों को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया। एक बार रिवाइज कर लें सभी बच्चे आपकी स्क्रीन से, तब तक मुझे सभी बच्चे मैसेज भी कर दें कि हाँ जी किस किस बच्चे को समझ में आया, ठीक है। हाँ जी दविंदर, वेरी गुड। अमरवीर, बहुत बढ़िया। ईशान, हाँ। अंशु, महक, वंशिका, गुरलीन, प्रिंस, निशांत 100% नहीं आया, ठीक है। प्रियंका, सुखलीन, स्नेहा, गुरलीन सिंह, पलविंदर सिंह, दैट्स वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, ठीक है। बहुत बढ़िया बेटा, आपका आप लोगों का जो रिस्पांस है वो बड़ा ही पॉजिटिव रिस्पांस है, दैट्स वेरी गुड, ठीक है, दैट्स वेरी गुड। हाँ जी मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर देता हूं बेटा। तब तक आप एक बार देख लीजिए इसको अच्छे तरीके से।
अमरवीर, अंशु पठानिया, आशदीप कौर, भारती, भावजोत कौर, चिराग भल्ला, दविंदर सिंह, गुरलीन कौर, गुरलीन सिंह, हरकमलप्रीत सिंह, ईशान, खुशदीप, मनप्रीत कौर, मनवीर, महक, नवनीत, निशांत परमार, पलविंदर, पवनप्रीत, प्रबलीन, प्रिंस चौहान, प्रियंका, रमनजीत कौर, साहिबप्रीत सिंह, सिमरनप्रीत कौर, स्नेहा, सुखलीन कौर, सुखमन और वंशिका। अगर कोई बच्चा रहता हो तो भाई बता देना प्लीज। हाँ जी चिराग जी, समझ में आ गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो बेटा, ये जो टॉपिक है आपका स्टार्टिंग में, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं आपको बता दूं कि ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, क्योंकि इस पे बेस होके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बनेंगे। जैसे कि एक कॉन्सेप्ट अभी बनाते हैं हम इसी पे बेस होके, ठीक है? देखो भाई बेटा, मैं आपको एक बार इसकी दोबारा से एक्सप्लेनेशन दे देता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए इस कॉन्सेप्ट को समझने में, ठीक है? हाँ जी, देखो देखो बेटा, इसकी एक बार मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं आपको। ये देखिए जी, यहाँ पे था बायोट-सैवर्ट्स लॉ और राइट हैंड थंब रूल या कर्ल रूल भी दे रखा था। इसके एग्जैक्ट प्रेजेंटेशन आपके सामने है, आप देख लीजिए, ठीक है? देखिए बच्चा, देखिए भाई, ये आपको राइट हैंड थंब रूल की प्रेजेंटेशन है जिसमें थंब पॉइंट कर रहा है करंट की डायरेक्शन में, ये देखिए यहाँ पे, और कर्ल ऑफ फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में प्रेजेंटेशन दे रही है। अब देखिए हमने क्या माना कि ये हमारे पास XY एक स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है कितना, I, ठीक है? तो यहां से R डिस्टेंस पे चल के किसी पॉइंट P पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला। जैसा कि मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में कहा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ इनवर्स है, ठीक है? P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्स है एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन है, वैसा ही प्रेजेंटेशन यहाँ पे भी दिया गया है। लेकिन हाँ, किसी पॉइंट P डैश पे जाके बात करूं मैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मतलब आपका जो dB होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड्स होगी, डायरेक्शन जो रहेगी वो आउटवर्ड्स रहेगी, ठीक है? और परपेंडिकुलर टू प्लेन भी होगी, परपेंडिकुलर टू प्लेन भी होगी, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे पॉइंट P डैश पे जाके बात करता हूँ तो मेरे पास ये रहेगा। अब बायोट-सैवर्ट्स लॉ में ये बात लिखी गई है, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब dB का मतलब आप सीधा मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हो, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हो, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोल सकते हो। इस dB को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोल सकते हो आप, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोल सकते हो, या आप सिंपल मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो इसको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इसको आप इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हो, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हो। इसी को आप मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बोल सकते हो, या आप बोल सकते हैं क्या, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इनमें से कोई भी वर्ड बच्चा पार्टी आप यूज कर सकते हो। मतलब आप कह दो कि सर जी ये स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो कोई गलत नहीं है, बिल्कुल है जी, स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की। आप कह दो जी कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, बिल्कुल है जी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आप कह दो कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है सर, बिल्कुल है जी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। और मैग्नेटिक फील्ड है सर, बिल्कुल है जी, मैग्नेटिक फील्ड। तो इनमें से कोई भी वर्ड आप यूज कर लो, 100% सही है। अब बात आती है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वर्ड आपने क्यों यूज किया सर, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यूज क्यों किया? सबसे पहले तो आपने हमें कहा कि मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है उसका नाम होता है टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है
उसका नाम होता है टेस्ला। ठीक है, इसकी यूनिट टेस्ला के नाम पे रखा गया मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट। ठीक है, अब देखिए बेटा, अब हम बात करते हैं कि जैसे आपने बात करी थी, आपने कहा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट कैसे आपने कंस्टिट्यूट करा था, क्या हम वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट भी कंस्टिट्यूट कर सकते हैं? आंसर इज यस, हम मैग्नेटिक फ्लक्स का आर्टिकल भी उसी तरह आपके सामने रखने वाले हैं। कैसे रखने वाले हैं? ठीक है, चलो बातें करते हैं, लेकिन उससे पहले बायोट-सावर्ट्स लॉ। अब बायोट-सावर्ट्स लॉ में सबसे बड़ी बात क्या थी पता है आपको? कि उसने एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट लिया है। सबसे बड़ी बात है कि एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट लिया है, ये इतना, जो मैंने अभी ब्लैक किया है, ये देखो ये इतना, ठीक है ना, ये छोटा सा लेंथ एलिमेंट है जिसकी लेंथ है dl। बेटा करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए हमने ना dl की डायरेक्शन ले ली और इस एलिमेंट का नाम रख दिया आइडियल। अब आइडियल की डायरेक्शन कौन सी है? जो dl की डायरेक्शन है वही आइडियल की डायरेक्शन, हमने ये बात करी है। मतलब यहाँ पे हमने थोड़ी सी तेजी दिखाई है कि आइडियल में जो dl की डायरेक्शन बनेगी ना, वही डायरेक्शन इस पूरे के पूरे एलिमेंट की बनेगी। अब ये हो गया बेटा आइडियल करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, आपने इस पॉइंट P पे काम करना था जो r डिस्टेंस पे लाई करता था, और P पॉइंट पे आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये है μ0/4 पाई आइडियल sin थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर। मतलब ये आप बायोट-सावर्ट्स लॉ फटाफट से याद करेंगे, और वो लॉ है μ0/4 पाई आइडियल sin थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर, आइडियल sin थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई बेटा? एक बार प्लीज मुझे सारे बच्चे मैसेज करके बता दें कि इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई। उसके बाद मैं आप बात को आगे बढ़ाऊंगा मैग्नेटिक फ्लक्स पे। ठीक है, हाँ जी, अरे गुरलीन सिंह, प्रियंका, खुशदीप, परबलीन, अर्शदीप, वंशिका और अंशु, हाँ सिमरनप्रीत कौर, दैट्स वेरी गुड। दविंदर, ईशान, हाँ जी सर आ गया समझ। आगे के टॉपिक मंडे और राइट नाउ अभी कर देते हैं। एक छोटा सा आर्टिकल है, वो आर्टिकल कंप्लीट करते हैं बच्चे पहले, ठीक है, क्योंकि मंडे का आपको ऑफ भी, संडे का आपका ऑफ भी है, तो उस ऑफ का फायदा उठा लो आप। ईशान, ठीक है जी। अब देखो बेटा फटाफट से इसको इरेज करता हूँ। 5 मिनट का आर्टिकल है बेटा, बहुत ज्यादा टाइम मैं आपका वेस्ट नहीं करूंगा। 5 मिनट का आर्टिकल है, फटाफट से मेरे साथ लग के पूरा कर दो। देखो भाई, आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या कहा था? याद करो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आपने कहा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पेनिट्रेटिंग नॉर्मली एन एरिया लिमिट। मैग्नेटिक फ्लक्स की भी वही डेफिनेशन, सेम डेफिनेशन मैग्नेटिक फ्लक्स की। मैग्नेटिक फ्लक्स, पहली बात मैं इसको फाई से ही रिप्रेजेंट करूंगा, लेकिन मैग्नेटिक है तो नीचे लिख दिया मैंने बी, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, अब मैग्नेटिक फ्लक्स को मैंने लिखा कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पेनिट्रेटिंग नॉर्मली एन एरिया लिमिट, पेनिट्रेटिंग नॉर्मली एन एरिया लिमिट, या सीधा लिख दो एन एरिया लिमिट, यानी कि ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को बताता है। मान लीजिए कि किसी एरिया एलिमेंट से आपके सामने, आपके पास कुछ इस तरह का एक एरिया एलिमेंट है, इस तरह का, और मैंने आपको बताया था कि एरिया की डायरेक्शन क्या होती है। भाई मान लो आप ऑब्जर्वर बन के यहाँ पे बैठ जाओ, तो ऑब्जर्वर की डायरेक्शन में क्या ड्रॉप करना होता है? हमने नॉर्मल ड्रॉप करना होता है। दैट नॉर्मल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ दैट एरिया एलिमेंट। मतलब यहाँ ऑब्जर्वर बैठा है तो आपने नॉर्मल इसी की डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर देना है, ड्रॉ कर देना है यार नॉर्मल इसी की डायरेक्शन में। ठीक है, इसी की डायरेक्शन में नॉर्मल ड्रॉ कर देना। दैट नॉर्मल विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ दैट एरिया ना, ये नॉर्मल टू एरिया, नॉर्मल टू एरिया, नॉर्मल टू एरिया। अब नॉर्मल का क्या काम होता है? दिस रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ एरिया, दिस रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ एरिया, डायरेक्शन ऑफ एरिया, एरिया के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का काम करता है ये। ठीक है, अब मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ एंगल बना रहा है थीटा, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है इसके साथ थीटा एंगल बना के। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ एंगल बना के जा रहा है कितना?
थीटा। तो फ्लक्स को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे डिफाइन करते थे, वैसे ही मैग्नेटिक को डिफाइन कर दो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डॉट प्रोडक्ट था, ये मैग्नेटिक फील्ड की डॉट प्रोडक्ट होगा किसके साथ, एरिया के साथ। मैग्नेटिक फील्ड की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, एरिया के साथ, दैट विल बी मैग्नेटिक फ्लक्स। अब डॉट प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड विद कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, दैट एंगल इज थीटा, दैट एंगल इज थीटा। तो फाई बी यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स आपके पास किसके इक्वल आया, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। अब आप मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो बता ही दोगे, बिल्कुल बता दोगे। इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो रहेगी वो +1 रहेगी, एंड दैट इज इक्वल टू बी इंटू ए, दैट इज इक्वल टू बी इंटू ए, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू आपने क्या रख दी, cos थीटा की वैल्यू क्या रख दी बेटा, cos थीटा की वैल्यू रख दी आपने 1, ठीक है। और 1 वैल्यू कब आती है, जब थीटा आपका क्या हो, 0 डिग्री हो। थीटा 0 का होने का क्या मतलब है, नॉर्मल टू द एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइज इन सेम डायरेक्शन। अगर थीटा आपका हो जाए 90 डिग्री तो कोई फील्ड लाइन बाहर नहीं निकलती दिखेगी, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स आपका हो जाएगा 0। अगर थीटा हो जाए आपका 180 डिग्री तो फ्लक्स की वैल्यू आएगी कम से कम, मिनिमम वैल्यू आएगी आपके पास, और वो मिनिमम वैल्यू होगी -b इंटू ए के बराबर, -b इंटू ए के बराबर होगी वो मिनिमम वैल्यू। अब देखो बेटा, फ्लक्स की जो यूनिट होती है ना, फ्लक्स की जो यूनिट होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट, उसका नाम होता है बेटा वेबर, वेबर। और वो वेबर किसके बराबर होती है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है बेटा टेस्ला, और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो वेबर इज इक्वल टू टेस्ला मीटर स्क्वायर, यानी कि टेस्ला इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, वेबर, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर। अब यहां से आप एक चीज देखो कि मैग्नेटिक फील्ड बी की यूनिट कहां से निकली, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। फ्लक्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, फ्लक्स डेंसिटी होता है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। फ्लक्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं, क्योंकि फ्लक्स पर यूनिट एरिया किसके बराबर होता है, मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होता है। तो ये बातें छोटी छोटी बातें हैं जो आपने याद रखनी है, जो आपने ध्यान रखनी है, ठीक है ना बेटा। तो ये था मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए कॉन्सेप्ट, जिसको हमने अभी प्रिपेयर किया, ठीक है। इसकी जो सीजीएस यूनिट है वो मैक्सवेल है, दैट्स वेरी गुड, चिराग ने भेजी है ये, ठीक है। तो आप लोग बुक में साथ साथ इन आर्टिकल्स को देख भी रहे हो, इसका मतलब यही है, दैट्स आल्सो वेरी गुड। तो सभी बच्चों को आप देखिए बेटा, अब हमने आज जो प्रिपेयर किया है वो आर्टिकल है हमारा बियोट-सैविट्ज़ लॉ, ठीक है। उसके बाद हमने प्रिपेयर किया है जी मैग्नेटिक फ्लक्स को, उससे पहले हमने प्रिपेयर किया था ऑरस्टेड के एक्सपेरिमेंट को, राइट हैंड थंब रूल को। उसके बाद आगे के जो टॉपिक हैं वो हम फर्दर क्लासेस में इनको कंप्लीट करके चलेंगे, ठीक है। तो ये हमारी पूरी की पूरी यूनिट की मैंने ये बना रखी है पीपीटी वगैरह, ठीक है। तो ये मैं आपको प्रेजेंट कर दूंगा, और इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं इसके, तो वो न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको साथ साथ कवर करवाता ही जाऊंगा, ठीक है ना बेटा। तो सभी बच्चे रेगुलर रहें, जितने बच्चे यहाँ पे बैठे हैं प्लीज, ठीक है, और अच्छे तरीके से पढ़ें बेटा। चलो, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू बच्चा, थैंक यू बेटा। थैंक यू सर।